एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट ग्रो टुगेदर। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर रज़ा। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं लाहौर से। उन्होंने हमें ज्वाइन किया शेख हमाद साहब ने। सबसे अच्छी बात जो है कि 11 स्टार्टअप्स के फाउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम हम्माद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक खैरियत से। इत्तेफाक से मैं घर से बाहर निकला हुआ था दोपहर में, तो बाकी काफ़ी गर्मी और धूप थी। लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर में भी काफी गर्मी है। और इस वक्त भी मैंने सोचा कि जो है ना वो टेरेस का इंतखाब किया जाए और जो है जरा आराम से बैठ के आपके साथ अच्छे माहौल में बात करें। लेकिन ये कि अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ भी। तो इधर भी अब वो ठंड नहीं कह सकते कि जी ठंड है, तो मौसम जो है वो गर्मी की तरफ जा रहा है। अच्छा, रात में मैं निकला था, रात में अच्छी हवा चल रही है, बट दिन में कराची में निकलना थोड़ा सा टफ टाइम आपको दे रहा होता है। हाँ, ऐसे ही है। शाम इज बेटर हेयर ऑल्सो। मतलब अभी उस तरीके से एसीज वगैरह नहीं चले। आप गाड़ी में भी एसी चलाएं तो हम्म। थोड़ी देर के बाद यू फील लाइक यार इसको बंद कर दो। बट जनरली जो है वो क्या कहते हैं, मौसम अब गर्मी की तरफ ही जा रहा हमाद, मैं आपकी जर्नी देख रहा था, आपका लेटेस्ट पॉडकास्ट सुन रहा था। बच्चे जो होते हैं स्कूल में, वो परेशान होते हैं इस चीज़ में लेके, लंच में आप क्या क्या लेके जाएंगे, या घर जाके होमवर्क करना है, फिर ट्यूशन पढ़ने जाना है, इन चीज़ों में घूम रहे होते हैं। आपकी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि क्लास 8 में आपने अपने टीचर के साथ इनिशिएटिव लिया और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। कुछ उसके बारे से मुझे वहाँ से जर्नी स्टार्ट कर। बस वो सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि गर्मियों की जो छुट्टियां, आपको पता है समर वेकेशन होती हैं, तो पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चा कोई ना कोई कोर्स सीख ही ले। तो इसी तरीके से वो हमारे एरिया में एक छोटा सा स्कूल था, वहाँ के ऊपर खैर छोटा सा नहीं कहना चाहिए, बट इट वाज एक अच्छा स्कूल था जो एक सर्टेन ऑडियंस को कैटर करता था, बट अभी न्यूली बिल्ड था। तो उन्होंने कुछ कोर्सेज शुरू किए। तो उसके अंदर उस जमाने में खैर काफी पुराने हो गए, हम भी विंडोज 3.1 हुआ करती थी। और ये विंडोज 95 से भी पहले का एक वर्जन था। एंड देन जो है ना क्या कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स था। सो यू थॉट कि यार चलो लेट्स सेंड दी समर वेकेशन इन अ बेटर वे रादर देन सिटिंग एट होम। तो एक पेरेंट्स की तरफ से ही पूछता कि नहीं यार कुछ कर लो। तो दैट इज वेयर आई मेट माई टीचर ऑल्सो। तो देन उनके साथ थोड़ी दोस्ती हो गई। एंड देन माई थॉट माइम थॉट मम थॉट कि यार चले हम जो है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको पता है उस टाइम पे जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो हम्म। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आई मीन वो तो शायद ऊपर से प्रेजेंट निकलते हैं पास्ट जो अपने फ्यूचर। यूज भी नहीं कर रहे होते। तो वो कभी समझ में नहीं आए थे। सो आई थॉट कि भाई चले, माय मम थॉट कि यार इसको घर पे जो है ना जरा थोड़ा सा पढ़ाया जाए तो ये थोड़ा सीख जाएगा। तो खैर इंग्लिश की बातें होती थी, फिर उस दौरान फिर आइडियाज बहुत सारे शेयर होते 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 होते। सो मेरे टीचर भी जो थे वो खुद भी एक मैंने ऐसे लास्ट टाइम कहा था कि वो एक पॉप सिंगर थे। हम्म। कुछ उनकी म्यूजिक वीडियोस आई भी थी उस टाइम पे पीटीवी के ऊपर। तो वो खुद भी बाहर से पढ़ के आए थे, थोड़े से एक वाइब्रेंट आदमी थे, डायनेमिक आदमी थे। तो ये वाज आल्सो यंग एट दैट टाइम। तो उनके साथ बस ये आइडियाज डिस्कस होते 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 तो यही होता था कि क्लास में घर पे यही बात हो रही होती थी। और फिर इन दी एंड वी केम अप विद दिस आइडिया कि यार लेट्स डू इट, वी ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, ठीक है जी। तो वो ये होता था कि मैं स्कूल में पढ़ भी रहा होता था, शाम में घर आता था और हम इवेंट की प्रिपरेशन भी करते थे। और माय फैमिली आल्सो सपोर्टेड मी अलॉट। तो आधे टिकट तो शायद मेरे फादर ने ही बेचे थे अपने ऑफिस में और इधर उधर। तो बस ये उसका थोड़ा सा था, बट इट वेंट रियली वेल इन दी एंड और हमने बड़ा सक्सेसफुली उसको ऑर्गेनाइज किया। आई वाज वेरी यंग, तो मुझे तो कोई सीरियस नहीं लेता था उस वक्त जितना कि मेरे टीचर थे, क्योंकि आई थिंक वो ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते थे। इवन मेरे स्कूल में आके बात कर रहे होते थे कि वो पार्टिसिपेट करे और मैं क्लास ले रहा होता था, तो नोबडी न्यू कि यार ये भी है। सो हाँ। बट ये था कि वी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जी उनको क्या करना हम्म। है और मैंने क्या करना है। तो वी वर वेरी क्लियर। सो आई थिंक इस तरीके से हाँ, मुझे शुरुआत हुई। याद है कि आपने उसमें इंटरव्यू में ऑर्किड की बात करी। मुझे याद है जब आई गेस मैं ग्रेड 8 में या 7 में था, तो उस टाइम बस ऑर्किड का शुरू हुआ खत्म हो रहा था, और बस फेसबुक ने आ ही गया था, या आ रहा था, और इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। बट उस टाइम स्क्रैप हुआ करते थे ऑर्किड पे, आप पिक्चर्स या अपलोड कर रहे थे, कितने व्यूज या उस पे आई गेस था, कोई सीन चल रहा होता था। ऑर्कुट पे तो बहुत सारे फीचर्स थे। एक उसमें बड़ा मजेदार फीचर था जिसमें आप लोगों के टेस्टिमोनियल्स लिखे थे। जैसे आप रिकमेंडेशंस Yeah. होती हैं लिंक्डइन पे, तो वो टेस्टिमोनियल्स होते थे कि जी आपका दोस्त कैसा है। तो आप जबरदस्ती पकड़ पकड़ के हम लोगों को लाइब्रेरी में बैठा के टेस्टिमोनियल्स लिखवाते थे कि आप तूने लिखना है मेरा, और तूने लिखा है तो मैं भी लिखूंगा। तो हाँ, वो टेस्टिमोनियल्स जो होते थे वो एक फन चीज था उसमें। खैर स्लोली वो खत्म ही हो गया फिर। हाँ, फिर उसके बाद फेसबुक ने ऐसा मार्केट को ग्रैब किया कि वो खुद बिल्कुल एंड हो गया। हमारा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मैं बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पॉडकास्ट में सुन रहा था, कि डिसीजन मेकिंग कह लें उसको, या घबराना या शर्माना, हिचकिचाहट, इन चीज़ों से इंसान को ओवरकम करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें आपने आई गेस सिंगापुर का रेफरेंस दिया था कि आप वहाँ कॉन्फ्रेंस में गए थे। और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि आप आई गेस फीस का जो आपने बताया
प्रॉब्लम था, तो आपने कहा कि मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ, फिर आपने उस पूरी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। वो जो पॉइंट है जिस टाइम पर वो ईमेल कर रहे थे, वो क्या क्या चीज़ थी जिसने आपको ये बताया कि यार ये एटलीस्ट टू ट्राई, ज़्यादा ज़्यादा जो भी होगा वो देखा जाएगा? आई थिंक इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपने डिसीजन मेकिंग की बात की तो इट्स आई थिंक गुड एग्जांपल के बिजनेसेस के अंदर मैं ये सबको कहता हूँ कि खास तौर पे बिजनेस में, लाइफ में भी रिस्क आपको लेना है। ठीक है, अगर आप ये समझेंगे ना कि यार कोई भी रिस्क ना हो, तो मैं कहता हूँ फिर आप कमरे से ही बाहर ना निकले। ठीक है, कि वो भी एक रिस्क है, राइट? आप बाहर जाएंगे, आप बीमार भी हो सकते हैं, आपको वायरल भी लग सकता है। यू एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ रिस्क इन योर लाइफ, तभी आप आगे बढ़ते हैं। और कई जगह पे मैं ये नहीं कहता कि जी आप ब्लाइंडली किसी चीज को टच करें। इफ यू हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि उस टाइम पे मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा क्यों ना उसको मैं कैपिटलाइज करूं। और देर इज नो हार्म इन पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली इंटरैक्टिंग विद समबडी एंड एंगेजिंग देम। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मना करेंगे, बट इन द एंड यू विल एबल टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। और वो मेरी आज तक रिलेशनशिप्स कायम है। तो इट्स बीन लाइक सो मेनी इयर्स कि मैं कई सालों के बाद जब दुबई वापस गया तो मैंने उनके साथ मिला, और वो भी बड़े सरप्राइज हुए, क्योंकि उस वक्त मैं कंपनी को हेड कर रहा था। तो देवर सरप्राइज कि यार ये उस वक्त जो है ना, ही वॉज अ वेरी यंग किड, माशाल्लाह ही इज डूइंग वेल नाउ। और वो भी, उनके साथ मैंने वो रिलेशनशिप आज तक रखा। तो मैं ये कहता हूँ कि रिलेशनशिप्स को वैल्यू करें अपनी लाइफ के अंदर। और डिसीजन मेकिंग में आप घबराएं नहीं, आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स जरूर सोचें। बट अगेन मेरा मानना पर्सनल ये है कि आपको करके ही चीजों का पता चलता है। तो आप जब तक चीजों को करेंगे नहीं, आपका उनका आउटकम को आप इतना ज्यादा प्रिडिक्ट कर नहीं सकते। हमारे फाउंडर ऑफ 11 स्टार्टअप्स डिफरेंट डोमेन से थे, एजुकेशन, रिटेल, इवेंट मैनेजमेंट, सब पता किससे मजा आया काम करने में? आई थिंक सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा जो हेक्टिक रहा वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग थी। और उसके उस दौरान, क्योंकि ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर कंसल्टिंग या इवन दुनिया में कंसल्टिंग इज अ टफ सेल। हम्म। कंसल्टिंग इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो आपको एफर्ट की जो पैसे हैं ना वो आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक एफर्ट की एक कॉस्ट है। इफ आई एम हम्म। स्पेंडिंग टाइम इन डेवलपिंग समथिंग फॉर यू, सो दैट इट सेल्फ एन एफर्ट, एंड दैट इज नॉट फॉर फ्री, राइट? तो या बट होता ये है कि पाकिस्तान में या बाकी जगह पे जो एक इन इन फ्रेंड। एसएमईज में स्पेशली, या छोटे बिजनेस में, इवन समटाइम लार्ज बिजनेसेस में, जो माइंडसेट पाया जाता है वो ये होता है कि जी सक्सेस के ऊपर दे विल पे यू, राइट? हम्म। बट उस सक्सेस तक का दौरानिया लंबा है। सो अगर यस। मैं आपके लिए कोई एक्सपोर्ट मार्केट खोल रहा हूँ तो इसमें टेक अनदर ईयर, तो एक साल तक तो मैं फ्री में काम नहीं करूंगा आपके लिए। बट आई थिंक उसमें मजा ये आया है कि उस मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, क्योंकि इतनी ओपन एरिया था, सो वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने बहुत सारे बिजनेसेस किए, हम खुद से शुरू हो गए। हमने जहाँ अपॉर्चुनिटी नजर आती थी तो हम उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाते थे। एंड आई थिंक वो एक और बुनियाद बना कि उसके अंदर एक कंपनी के अंदर वी डिड सेवरल बिजनेसेस। और बहुत सारे ब्रांड्स को पाकिस्तान में रजिस्टर कराना होता था या इंट्रोड्यूस करवाना होता था इंटरनेशनली। समटाइम लोकल पार्टनर्स नहीं मिलते थे, तो हमने कहा यार जब ब्रांड में जान है तो क्यों ना खुद करें। तो हम खुद ही ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए, लेकिन बहुत मार खाई, बहुत ज्यादा मार खाई। बल्कि ये सबक सीखा कि यार जो काम आपको आता है उसी में रहें। और यस। ऑपरेशंस में स्पेशली, हम्म। जो ऑपरेशन इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, उनमें इतना जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोर एरिया बिजनेस या एक्सपेंशन है या बिजनेस डेवलपमेंट है, तो स्टिक टू इट और ऑपरेशंस के ऊपर ना जाए। या अनलेस एंड अनटिल यू हैव द एक्सपर्टीज और इवन द फाइनेंशियल मसल टू बेसिकली हैव दैट होल्डिंग पावर, और आप कर सके। तो बट ये कि उसकी जो लर्निंग है आई थिंक वो इमेंस है। और उसी लर्निंग की वजह से आई थिंक हम्म। आगे आगे जो मुझे हेल्प मिली अपनी जिंदगी में या करियर में, वो यही था कि आपने उन फेलियर से सीखा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फेलियर भी एक आउटकम है। यस। हमने उसको ये कर दी कि नहीं जी आप हार गए, नहीं। हार एंड जीत इज बोथ आर आउटकम्स। तो उसको एज एन आउटकम लें। इवन एज अ फेलियर वाज एन आउटकम, सो आई थिंक अगर वो नहीं होता तो मुझे वो चीजें समझ में नहीं आती। ट्रू। हमारा एक पॉइंट और बड़ा इंटरेस्टिंग था इसके अंदर कि हमने देखा कि लास्ट 5-6 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान में स्टार्टअप्स पर सपोर्ट किया जा रहा है। वी हैव द इंक्यूबेशन सेंटर्स, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पार्ट प्ले कर रही होती हैं कि वो अपने हाथ से, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो स्टार्टअप सपोर्ट कर रहे होते हैं। मेनली क्या प्रॉब्लम आपने ऑब्जर्व की जो पाकिस्तानी स्टार्टअप फेस कर रहे होते हैं? असल में मेनली जो मेन मेजर चैलेंज है वो ये कि दुनिया भर में आप देख लें तो जाहिर सी बात है एक फाइनेंशियल इशू आता है हर यस। स्टार्टअप को। क्योंकि देखें जिस एज में वो बिजनेस शुरू करते हैं, वो क्या एज है, 20 21 22 साल। बंदे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, इंक्यूबेट होते हैं और जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी एनआईसीज में हैं जो 10 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आ रहे हैं, राइट? लेकिन उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है या आइडिया लैग करता है। तो आई थिंक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके अंदर आपकी पेशेंस और विल। क्योंकि बिजनेस में हमेशा ये समझता हूँ कि बिजनेस के अंदर जब यू स्टार्ट तो इट्स अ डिप, तो नीचे जाता है, हम्म। स्टेबल होता है एंड देन टेक ऑफ, राइट? यस। तो वो जो डिप है ना, हम आधे से ज्यादा लोग उस डिप के अंदर ना घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास
या तो विल की कमी होती है, पेशेंस होते हैं, लेकिन उसके लिए जरा ज्यादा तगड़े पेशेंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपके घर है, आपने फैमिलीज हम्म। देखनी है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपके अपने एक्सपेंसेस हैं। तो ये चैलेंज एक है। दूसरा ये है कि जो आइडियाज हैं उसके अंदर भी मैं ये कहता हूँ कि आप जितने भी आइडियाज पे काम करें, कोशिश करें उन आइडियाज पे काम करें जिनकी कमर्शियल वायबिलिटी जो है वो ज्यादा हो और उसमें रिटर्न्स आप बेहतर तौर पे कमा सकें। वरना मैंने ये देखा है कि साइकोलॉजिकली एज एन हम्म। आपकी एक नेचर है इंसान की, आप क्या करते हैं कि जी वो जब आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते तो फिर आप यस। थोड़ा सा डिसहार्ट होते हैं और फिर पीछे हटना शुरू करते हैं। और फिर जब पीछे हटते हैं तो जाहिर है फिर आप वो उस चीज से वो छोड़ देते हैं। तो बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी और एक चीज हम्म। के ऊपर लगे रहना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। थिंक एक चीज होता है कि आप परसिस्टेंट होकर काम करें हम्म। ना, तो कंसिस्टेंट तो ये है कि जी आप एक जगह लगे हुए हैं, बट परसिस्टेंट तो चले, आंधी आए तूफान है, आपने अपना गोल जो है ना वो छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट वुड बी द राइट वर्ड टू यूज इन दिस केस। हमार कितना अहम पार्ट होता है मेंटोर का स्टार्टअप्स के अंदर कि आप किसी से सीखो, किसी के एक्सपीरियंस से सीखो और फिर अपनी उन मिस्टेक्स को अवॉइड करो कि जो आपके बिजनेस के अंदर एक बेटर पार्ट प्ले कर सकती हैं। आई थिंक जो इसमें बस जो मेन चीज है ना मेंटोर्स का, देखें जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं के एक्सपीरियंस से सीखें, क्योंकि हम्म। हर बंदे का मैं ये समझता हूँ डायनेमिक्स और ट्रू। सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। शायद मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ हो, मैंने जिस हार्ड चीज में हाथ डाला उस टाइम पे, या तो वो राइट टाइम ना हो या मेरा स्किल सेट ना हो, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ। और दूसरा अगर उसमें उसी चीज में आए तो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो बट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपकी जिंदगी में मेंटोर्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट देयर शुड बी समवन टू लिसन टू यू एंड वर्क विद यू कि हाँ यार ये आइडियाज हैं, दिस इज वेयर आई एम वर्किंग ऑन। एंड देन आप उनसे, ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते, आप कैन सीख सकते हम्म। हैं, आप अपनी तरीकों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये होता है कि कोई बंदा आपके पास हो जो आपके आइडियाज को वैलिडेट कर सके, आपके साथ डिस्कस कर सके, उसको रिफाइन कर सके और उसको एक्सपेंशन में हेल्प करे। और मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा कि जो मेंटोर्स रहे या जिनके साथ मैंने काम किया प्रोफेशनली, जिनके साथ काम किया, ऑब्वियसली घर वालों का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज दे नेवर स्टॉप्ड मी इन एक्सपेरिमेंटिंग। और उनके बगैर शायद अगर वो होती ना सपोर्ट होती तो मैं यहाँ नहीं करता। बट ये है कि जो जिंदगी में मेरे प्रोफेशनल करियर में भी जो लोग मिले, अगर मैंने उनको एक आइडिया बताया तो उन्होंने मुझे तीन बताया कि अच्छा ये करो, ये काम करो, ये भी कर लो। अब उससे मुझे क्या फायदा हुआ? उससे ये फायदा हुआ कि जब मैं उनसे सुनता था और मैं फिर जाता था इम्प्लीमेंट करने, तो अगर कुछ गलत होता था तो मैं खुद ही पीछे आ जाता था। लेकिन उस टाइम पे अगर कोई मुझे ये कहे उस एज में कि नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो हम्म। फिर वो आप जो है ना, आई थिंक जो नेचर थोड़ा डिफरेंटली काम करती है, आप फिर जाते हो उसी के अंदर करने के लिए। तो बेहतर ये कि मेंटोर्स उनको पर्सनैलिटी को समझें, लोगों को समझें और उनको एडवाइस करें, जो उनके एक्सपीरियंस है जरूर शेयर करें। बट लेट देम वर्क, उनको कोशिश करें कि वो एटलीस्ट हेयर देम आउट कि वो क्या आइडियाज लेकर आ रहे हैं, वो किस तरह काम करना चाहते हैं, उनके आइडियाज को समझें, उनको सपोर्ट करें। आई थिंक उस टाइम के ऊपर ये सपोर्ट मैकेनिज्म जो है ना बहुत जरूरी होता हमारा आपने पब्लिक प्राइवेट दोनों जगह काम किया, एनजीओ के साथ काम किया। लास्ट टाइम आपका पॉडकास्ट में जैसे हमने हाईलाइट किया कि एनजीओ के साथ आप प्रॉफिटेबिलिटी का मैकेनिज्म कैसे बना रहे होते हो, अगर आप प्रॉफिट या सोशल साइड पे जा रहे हो तो उसमें किस तरह से आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। तो आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरी प्रोसेस के अंदर। है। आई थिंक दोनों का बहुत बहुत वाजिया एक फर्क है। डेवलपमेंट सेक्टर का जो रोल है या ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कमर्शियल सेक्टर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। जो चीजें कमर्शियल सेक्टर में जायज होंगी वो प्राइवेट सेक्टर में शायद जायज ना हो या उनकी बिल्कुल भी जगह ना हो, क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर स्पेंड के ऊपर फोकस करता है, उनकी फंडिंग है जो उनको उन्होंने हम्म। स्पेंड करना है, उनकी आउटरीच मैटर करती है, उनका नेटवर्क मैनेज करता है, उनके अपने डिलीवरेबल्स होते हैं कि जी अगर उन्होंने एक पैसा स्पेंड किया है तो कितना बेनिफिशरीज को या जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनको कितना सपोर्ट किया। दे हैव डिफरेंट मेजर्स। जबकि कमर्शियल साइड के अंदर बॉटम लाइन पे फोकस होता है कि यार प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है इन the end, अगर हमने हम्म। इन्वेस्टमेंट की है सो व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट, हमारा आरओआई क्या है। तो यस। ये डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है कि आप, मैंने लास्ट टाइम भी जो बात की थी, आप सोशल अपील की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप डोनेशंस की तरफ जा रहे हैं, आप फंडर्स को हम्म। एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंट गेम है। हाँ अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, यानी कि आप फंडिंग एक्वायर करते हैं और डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स करते हैं और आप अपनी मैनेजमेंट फी भी चार्ज करते हैं, इट्स डिफरेंट बॉल, डिफरेंट डिस्कशन। बट कहने का मकसद ये था कि आप उन आइडियाज पे काम करें जिनकी कमर्शियल वायबिलिटी ज्यादा है, रादर के सोशल अपील अच्छी बात है, बट इफ दैट इज योर ऑब्जेक्टिव देन यू शुड डू इट। और आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते नहीं है फाइनेंशियल हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है,
हम इससे ये काम करना चाहते हैं, ये चेंज लाना चाहते हैं, दे शुड डू इट। इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव कि जी इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप, क्योंकि स्टार्टअप्स के केस में ज़्यादातर ये होता है कि इट्स दे आर बेसिकली डूइंग ऑल दिस बिजनेस इसीलिए कि वो ग्रो करें अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर वो बात जो थी वो मैंने एक्सप्लेन की। हमारा एक पॉइंट और भी है कि हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अर्ली एज पे सिखाई नहीं जा रही होती, स्पेशली स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर। स्टार्टअप्स का या जो पर्सनल फाइनेंसिंग है, बजटिंग हो गए, इसमें कॉन्सेप्ट्स हो गए। आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि किस तरीके से हम अर्ली एज में स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करें ताकि वो एक बेटर डिसीजन ले सकें अपनी प्रोफेशनल करियर को लेकर। आई थिंक सर ये जो आपने बात की है ना, ये तो बहुत ही मेरे दिल के करीब भी है, और अच्छी आपने एक बड़ी जबरदस्त पॉइंट रेस किया है। वो ये रहे, देखिए हम भी जब एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकले, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होती, क्योंकि हमने क्या एग्जांपल्स पढ़ी वो उस जमाने में इलेक्ट्रिक कार्स की। हम वही 2005-6 के अंदर जो है वो हम इलेक्ट्रिक कार्स की एग्जांपल पढ़ते थे, हम रिलेट भी नहीं कर सकते थे। अब शायद अभी भी इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में उस तरह कॉमन नहीं है, और मैं आपको 2005 की बात बता रहा एग्जैक्टली। हूँ। तो उन बुक्स के अंदर जो आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं वो हमारी हम उनसे रिलेट नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहते हैं फिट है। लोकल सिनेरियो के अकॉर्डिंगली नहीं है। अभी इतनी अच्छी अच्छी केस स्टडीज पाकिस्तान में, इतने अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, इतने बड़े ब्रांड्स हैं। कभी किसी की नजर टेक्सटाइल सेक्टर पे नहीं गई, कभी आईटी हम्म। पे नहीं गई, मतलब आप सिर्फ वो फैंसी चंद कंपनियों के लिए आप लोगों को तैयार करते हैं उन एग्जाम्पल्स के साथ, तो जाहिर है वो स्किल्स गैप रह जाता है। अब मैं अपनी अक्सर वर्कशॉप्स के अंदर एक माइक्रो फाइनेंस की वर्कशॉप करता हूँ, तो दे आर ऑल पीपल जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं है और छोटे छोटे विलेजेस से आते हैं। अब यकीन करें कि उसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनवा लेते हैं उनसे एक छोटी सी करके। तो ये वो कॉन्सेप्ट जो आप किसी हम्म। को एमबीए में बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि यस। आप उससे कोई बैंक की बैलेंस शीट बनवाएं। अगर आप उसको बचपन से छोटा छोटा हम्म। फाइनेंशियल लिटरेसी बताएं कि बेटा ये तुम्हारी इनकम है, ये तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं, इस तरह तुमने बजटिंग करनी है, बैलेंस शीट क्या है, जिंदा आपके एसेट्स लाइबिलिटीज और या आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, तो आप ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं फाइनेंशियल उस पे भी। या एक तो मैं खैर एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप बचपन में नहीं सिखा सकते, और यस। बच्चे की एक सर्टेन एज का, ये कि आजकल का बच्चा हमसे बहुत ज्यादा तेज है, ट्रू। ही इज वेल अवेयर। तो आप अगर अर्ली एज के अंदर ही छोटे छोटे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उनको दें, उनको प्रैक्टिकलिटी दिलाएं। मुझे याद है हम 96 में, मैं बहुत छोटा होता था, तो फैमिली के साथ यूएसए जाने का इत्तेफाक हुआ। तो हम बाहर निकले तो मैंने देखा कि वहाँ कोई शायद डे था, तो छोटे छोटे बच्चों ने ना अपने घरों के बाहर स्टॉल्स लगाए हुए। हम्म। तो ग्रेट। मैंने कहा भी ये क्या है, तो पता ही चला कि वो स्कूल के बच्चे हैं, उनको टास्क दिए जाते हैं कि भाई उन्होंने ओह। लेमनेट बना ऐसे बनाया, घर के आगे हाँ। लेमनेट स्टैंड लगा लिए, अब वो बेचना है। तो वो गाड़ियां आ रही है, लोग खुद ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं, $1 और या बच्चा खुद खड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे, मैं आपको 96 की बात 6। बता रहा हूँ, ठीक है, 96 या 94 था आई गेस उस टाइम पे। मैं ये देख कर आ रहा हूँ, मुझे आज तक वो मैं भूला नहीं, वो मुझे इमेज याद है कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे। और हमारे लिए बड़ा हैरानकुन था कि हम तो स्कूल हम्म। डरते डरते जाते थे, वो डर में निकल गए 10 साल, ठीक है ना। फिर सुबह टाइम पे जाना है और वो रट्टा लगाना है और ये काम करना है। आई एम नॉट सेइंग कि जी हम्म। वो एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन उसको जो गैप्स प्रैक्टिकल हैं लाइफ से रिलेट उसको करना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकली, उसको बेहतर तरीके से आप फिल करें और बच्चे को बताएं। आजकल टाइम बदल गया है, वो चीजें जो हमने उस टाइम पे पढ़ी थी वो शायद हमारे अभी तक बहुत सारी चीजों तो कहीं प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीकेशन हुई नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम को आई थिंक देखना पड़ेगा, और ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसपे आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली कि वो अगर इन चीज़ों का आप राइट टाइम पे एजुकेट कर दोगे, उनको इस हवाले से लिटरेट कर दोगे, तो वो एक बेटर प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ सकते हैं। और फिर जो हमारी प्रॉपर मेजर इश्यूज चल रहे होते हैं इकॉनमी के अंदर, को कहीं ना कहीं पे आप राइट टाइम पे सॉर्ट आउट कर सकते हो। हम आप एग्जैक्टली। डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ आप काम कर रहे हैं, डिफरेंट यंग एंटरप्रेन्योर के साथ आप मिलना हो रहा होता है। किस किस्म का स्पार्क आपको नजर आता है लोगों के अंदर जब वो एक आइडिया आपके साथ लेके आते हैं? क्यों मैंने देखा बिजनेस थेरेपिस्ट आपकी प्रोफाइल में लिखा हुआ था, आइडिएशन वैलिडेशन मेंटरशिप। किस तरीके से वो जब एक बच्चा या एक यंग एंटरप्रेन्योर के साथ है, सुनाता है कहानी, किस तरीके से उसको हेल्प आउट हो रहा होता है? अच्छा, ये सारा आइडिया इसीलिए था कि जब हम भी बड़े हो रहे थे, और अभी भी खैर बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आ रहे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, या वो जो एबिलिटी है, वो एक हम्म। माइंडसेट है, वो एक या। पर्सनैलिटी ट्रेट है। हर बंदे को वो चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि मोस्टली लोग जॉब्स करते हैं या एक काम करते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो बाज दफा है, बहुत सारे लोग मल्टीपल चीज़ों में होते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है।
तो यही सोच के ये सारा कॉन्सेप्ट था कि यार जब हम भी इन चीजों को लेके निकलते थे तो हमारे पास कोई बंदा नहीं होता था डिस्कस करने के लिए, सो लेट्स यार जो हम्म। यंग लोग हैं उनको भी आप सपोर्ट करें, एटलीस्ट आप तो समझ सकते हैं उनकी उनके चैलेंजेस को। तो यंग लोगों के अंदर जो जो हमारे साथ जो अब नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और वो भी मतलब मैं देखता हूँ कि बड़ा पैशन है और अच्छे आइडियाज हैं, स्ट्रांग हैं, काम करना चाहते हैं, और अपने आइडियाज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर एक नहीं हो रहा दूसरे पे काम कर रहे हैं, बट एक एफर्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक उनके अंदर ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और बहुत बड़ी तादाद खवातीन की भी है। अब ऐसा नहीं है हम्म। कि सिर्फ आपको स्टार्टअप्स में खाली लड़के ही मिलेंगे। आई थिंक इट्स एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मैंने जो देखा है अब तक, मुझे तो कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि लड़के ज्यादा हैं लड़कियां। इट्स एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। कहीं दो पार्टनर्स हैं तो एक लड़का एक लड़की, या दो लड़कियां या उनकी टीम है, तो जेंडर बैलेंस भी इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिलेगा। और बड़ी अच्छी बात है कि लोग इस तरफ भी सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ठीक है, हर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन वो जो लर्निंग उनको मिलेगी उस अपने उस टाइम फ्रेम में, उसका कोई क्या कहते हैं, नेमुल बदल नहीं है। हमारा आई गेस ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते होंगे जो आपके पास यंग एंटरप्रेन्योर्स आते होंगे कि कस्टमर कैसे ढूंढा जाए, कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन बिल्ड किया जाए। क्या आपकी एडवाइस होती है इसके ऊपर? अरे अभी रिसेंटली एक एनआईसी के अंदर हमने कस्टमर डेवलपमेंट पे एक छोटी सी वर्कशॉप की थी। तो काफी उसके अंदर डिफरेंट स्टार्टअप्स थे और बड़ा मजा आया उनके साथ इंटरेक्शन में। तो आई थिंक कस्टमर ढूंढने में जो सबसे मेजर रोल है ना, कि वो आप अपनी मार्केट को सेगमेंट करें। मैं क्योंकि हम्म। एक लंबा एरिया है, बट इस पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा उसको जिक्र कर सकते हैं कि आप अपनी सेगमेंटेशन पे फोकस करें कि किस मार्केट को आपने आपकी कौन सी सेगमेंट सेगमेंट हम्म। कौन सा है जिसको आपने फिर टारगेट करना है फर्दर, राइट। एंड देन यू पोजीशन योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली एंड देन ट्राई टू फाइंड दोस कस्टमर। एक बड़ी अच्छी बात है, वो हम समझते हैं कि जी कस्टमर ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर आवर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। वी एग्जिस्ट फॉर देम। हम्म। एंड या। देन फिर कस्टमर आता है। हमें लगता है कि नहीं यार कस्टमर तो बाहर है, बस हम निकलेंगे और हाथों हाथ ले लेंगे, नहीं। हम एग्जिस्ट करते हैं। देन वी हैव टू फाइंड दोस कस्टमर्स एंड देन हमने उनके पास जाना है। ट्रू। तो अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करें, देखें, कस्टमर से बात करें, अपने फीडबैक्स लें, सर्वे लें। रिसर्च आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतना बेहतर तरीके से आप अपने या। प्रोडक्ट को रिफाइन कर सकते हैं, और उतने बेहतर तरीके से आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली के और आई थिंक रिसर्च। एक चीज जो मैं, सॉरी, एक और ऐड करता चलूं, ये रिलेशनशिप जो है ना कस्टमर्स के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई जगह ऐसे होता है, मैं अक्सर बल्कि जब ट्रैवल काफी करता हूँ तो मैं कहीं लोग मिलते हैं तो मैं उनको बिठा के ना समझाता हूँ कि यार, फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में भी स्टे कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ यार इतनी अच्छी सर्विसेज हैं, लेकिन अगर ये तुम छोटे छोटे पॉइंट्स अपने हम्म। बेहतर कर लो तो तुम्हारा कस्टमर जो है ना, ये इसमें तुम्हारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक या। है, लेकिन कस्टमर ना खुश होके यहाँ से जाएगा। तो अगर आप, बाज दफा ऐसा होता है कि हैप्पी। आप इरिटेट यस। हो रहे होते हैं, लेकिन इफ दे अगर हैंडल यू वेल, वो आपसे ट्रू। रिलेशनशिप बेहतर तरीके से मैनेज करे, तो आप वो सारी चीजों को भूल जाते हैं। आई थिंक ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कस्टमर्स को, क्योंकि देखें जी कस्टमर सिर्फ आपने एक्वायर नहीं करना, उनको रिटेन भी सस्टेन। करना है यस। और फिर ग्रो भी करना है फर्दर। तो इट्स अ होल फनल जो जिस पे काम करने की जरूरत होती है। रिसर्च का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसके अंदर पढ़ो देखो। और कस्टमर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ज़्यादातर जब हम पाकिस्तान में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो पूछते हैं भाई आपने शर्ट कहाँ से ली, अच्छा अच्छी थी तो हम भी जाके ले आएंगे, आपने ये सर्विसेज कहाँ से ली, अच्छा ये यूज़ कर रहे हो। तो वो वर्ड ऑफ माउथ बड़ा हेल्प आउट कर रहा होता है बिजनेस ग्रोथ के अंदर। हमारा थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। पहले वाला पॉडकास्ट में रिकमेंड करूंगा कि इसको सुनने से पहले जरूर वाला सुनिएगा तो आप रिलेट कर पाएंगे बातों को। लास्ट में एडवाइस कोई बिल्कुल। देना चाहे हम प्लीज? नहीं, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा। बस ये है कि आपका बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, और मैं तो बल्कि खुश होता हूँ कि ऐसा कंटेंट इंटरनेट पे आए और हम्म। जिससे लोगों का कोई फायदा हो, क्वालिटी कंटेंट हो, वो समझें और कुछ सीख लें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी इस एफर्ट से कोई एक बात भी किसी को समझ में आती है तो आप किसी की एक जिंदगी बदल सकते हैं। सो आई थिंक वो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ा जबरदस्त आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है इस इकोसिस्टम में। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई आपका इस इनिशिएटिव भी देख के। और बस मैं सबको यही कहूंगा कि आखिर में ये कोशिश करते रहें, और जो आउटकम है उसका अख्तियार तो अल्लाह के हाथ में होता है। ट्रू। अल्लाह ताला ने सबके लिए एक रिस्क जो है वो लिखा है, बेशक। लेकिन मेहनत करना हम्म। इंसान का काम है। तो मेहनत करें, अपने आप पे फोकस करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें, क्योंकि हमने यहाँ से जाने के बाद भी एक जगह और यस। जाना है, यस। जो हमारा यस। एज ए ट्रू। मुसलमान ईमान है। ट्रू। सो सेट योर प्रायोरिटीज राइट, सो आपकी सारी जिंदगी जो है ना वो बेहतर तरीके से सेट हो जाती है। थैंक यू सो मच, हमारा बहुत मजा है आपके साथ बात करके। थैंक यू जी और सर, बहुत शुक्रिया। ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग शायद कैमरे के थ्रू बैठे हैं, सारे साथ ही बैठे हुए हैं। इस लिहाज से आपका माशाल्लाह बोलने का स्टाइल है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक इंशाल्लाह यू। फिर मुलाकात होगी आपसे। चले, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अल्लाह एवरीवन। हाफिज। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।